हाँ बच्चों, हेलो। अब आपका जो लेक्चर नंबर 11 लेंगे यार, सही है? ओके। एक्चुअली बच्चों, मैंने अभी 10 मिनट के बाद एक दूसरी वीडियो बना दी आपके लिए, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। जन्माष्टमी का डे है आज, व्रत रखा हुआ है मैंने, तो मैंने कि कान्हा जी ताकत दे रहे हैं और आप सभी के लिए जीवन में अचीवमेंट्स आए, कामयाब हों, इस दुआ के साथ मैं पढ़ना चालू करता हूँ। तो हाँ बच्चों, अब तक हमने जो पढ़ा था, 2 थ्योरी पढ़ ली थी। एक तो हमने लैमार्किज्म, दूसरी डार्विनिज्म। तीसरा है इसमें जो थ्योरी है वो है म्यूटेशन थ्योरी। ये 1901 में दी थी किसने? यूजो डी ब्रीज, डच, फ्रॉम हॉलैंड या नीदरलैंड। देखो भाई, अंग्रेजी नहीं इसलिए इंग्लिश में मिस्टेक बोलती, उसमें मत जाना, पर बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है बेटा? इसलिए इस चीज को एक दूसरा नहीं करना और ये ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक कर जाता है। 1901 में यूजो डी ब्रीज ने दी। किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था? ओनोथीरा लैमार्किया। मैं कुछ बात आपको इस बारे में पहले बता दूं। ये जो प्लांट है ओनोथीरा लैमार्किया, जिसे इवनिंग प्राइमरोज कहते हैं, यानी इवनिंग का रोज, ठीक है ना? ओनोथीरा लैमार्किया, जो ओनोथीरा लैमार्किया जिसे इवनिंग प्राइमरोज कहते हैं, एक्चुअली में ये एक हाइब्रिड क्वालिटी का था जिस पे इसने काम किया था, हाइब्रिड नेचर का था। और खास बात क्या थी? ये अनस्टेबल भी था, यानी इसमें क्रोमोसोमल अनस्टेबिलिटी थी। जब क्रोमोसोमल अनस्टेबिलिटी होगी तो आपको बताऊं, जब कभी कोई भी जनरेशन में जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन, तो नई वैरायटी बन जाएगी या नया म्यूटेंट बन जाएगा। ये खास बात है, ये मत भूलना। हालांकि थ्योरी में उसको नहीं पता था कि ये क्या कारण थी, वो तो बाद में जेनेटिक्स के बारे में मालूम पड़ गई। डार्विन वेरिएशन का काज क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि उसे जेनेटिक्स की जानकारी नहीं थी। तो बहुत चीजें ऐसी हैं। हालांकि जेनेटिक्स वर्ड जो आ चुका था फैक्टर्स के रूप में 1865 में या 1866 में मेंडल के थ्रू, है ना? ये और बात तो उसे नॉलेज नहीं थी। मैंने बता दिया ये हाइब्रिड नेचर का था, यानी क्रोमोसोमल एग्रीगेशन था, इसलिए उसमें अनस्टेबिलिटी थी। इसलिए जो मेन पेरेंटल फॉर्म के साथ साथ में न्यू म्यूटेंट काइंड बन जाते थे। जब अनस्टेबल होगा तो नए काइंड के बन जाएंगे। आई बात समझ में? उसने क्या देखा था, पहले वो सुन लीजिए। उसने ये बताया था कि भाई एक सिंगल जनरेशन में इवोल्यूशन हो जाता है और उसका कारण है म्यूटेशन। इस थ्योरी की खास बात यह है, उसका रीजन ब्रांड कौन है इवोल्यूशन के पीछे? म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन काजेस द इवोल्यूशन। इसने कहा, आप ये कह सकते हो कि म्यूटेशन काजेस द इवोल्यूशन। उसने, क्योंकि जो सिंगल स्टेप जो लार्ज म्यूटेशन थी, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और उसमें सिंगल स्टेप में क्या हुआ था? म्यूटेंट काइंड बने थे। म्यूटेंट काइंड मतलब नए काइंड जो म्यूटेशन में जाए उसे म्यूटेंट कहते हैं। आप इसको म्यूटेंट को वेरिएंट भी बोल सकते हो, कुछ लोग इसको वेरिएंट्स कह देते हैं, पर मैं म्यूटेंट कहता हूं कि उसने म्यूटेंट वर्ड यूज किया था, क्योंकि जो नया किस्म का म्यूटेशन से म्यूटेंट। अब हम लोग म्यूटेशन काज करने वाले। म्यूटेशन क्या होती है? कोई भी जो जेनेटिकली चेंज हो, और जनरली ये हेरिडिटरी चेंज होते हैं, विच अकर बाय द अदर देन सिंपल रिकॉम्बिनेशन, यानी अदर देन सिंपल रिकॉम्बिनेशन से जो जेनेटिक मेकअप में चेंज हों और वो क्या हो? हेरिटेबल भी हों। मैं कहा मोस्टली हेरिटेबल, कई जगह क्या लिखा था? दे आर
हेरिटेबल। उसकी वजह मैंने मोस्टली क्यों कहा, क्योंकि जो सोमेटिक में जो चेंज होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते, जर्मिनल सेल्स में जो होंगे म्यूटेशन वही तो हेरिटेबल होंगे। इसलिए मैंने कहा कि एनी चेंज विच अकर इन द जीनोटाइप ऑफ ए इंडिविजुअल, any genetic change which occur in the genotype of a individual other than by the simple recombination, इसमें कंडीशन है वो क्रॉसिंग ओवर और सिंपल रिकॉम्बिनेशन से चेंज नहीं आना चाहिए। तो ऐसे जेनेटिक मेकअप में चेंज जो हो रहे हैं, जो अकर हो रहे हैं अदर देन बाय द या एक्सेप्ट बाय द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, उनको क्या कहते हैं, म्यूटेशन। तो उसमें क्या हो रही थी, म्यूटेशन होती हो रही थी, म्यूटेशन तो, और वो कौन सी म्यूटेशन थी, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्योंकि म्यूटेशन तो जीन म्यूटेशन भी होती है। ओइलोथीरा नेमार के नाम में कौन सी म्यूटेशन थी, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। आगे आप जेनेटिक्स में ये सारे म्यूटेशन पढ़ाएंगे, आप उससे जीन म्यूटेशन ही पढ़ाएंगे, क्रोमोसोमल भी म्यूटेशन पढ़ाएंगे, सब चीजें, पर फिलहाल में ये जान लीजिए। तो उसने कहा था कि म्यूटेशन का था इवोल्यूशन, क्योंकि वो म्यूटेशन कैसी थी, लार्ज थी। तो ऐसी जो लार्ज म्यूटेशन थी उसको इसने नाम दिया था, खुद वीडियो डिवीजन ने उसको क्या कहा था, साल्टेशन। तो उसने कहा साल्टेशन हो रहा है, यानी इवोल्यूशन हो रहा है इन द सिंगल स्टेप। वो कैसे, मैं बताऊं। ओइलोथीरा लेमार के आना के जो उसने प्लांट्स दिए, उनको सेल्फ पोलिनेट कर दिया, तो उसे सेल्फ पोलिनेट F1 में क्या मिला, मोस्ट ऑफ प्लांट कैसे थे, रिसेंबल टू पेरेंट्स, उनसे बन रहे थे, पहली बार जनरेशन से मिल रहे थे। अब आप पूछेंगे क्या उनमें डिफरेंसेस थे कि नहीं थे, अरे क्यों नहीं होंगे, हल्के फुल्के थे यार, माइनर थे उनमें, हल्के फुल्के तो डिफरेंस होते ही है, प्रमोशन यही कहता ही है। पर कुछ थे जो बिल्कुल डेविएट कर रहे थे, कुछ कैसे थे, फ्यू कैसे थे, शोइंग कंप्लीट डेविएशन। जो कंप्लीट डेविएशन शो कर रहे थे उसे नाम दिया इन्होंने म्यूटेंट। तो उनका देखो नई जनरेशन आ गई। अगली बार क्या किया उन्होंने, जो फ्यू कंप्लीटली जो डेविएशन शो कर रहे हैं म्यूटेंट को ग्रो किया, फिर सेल्फ पोलिनेट किया, इन्हीं को बस खाली, और उनको भी किया। आप ये समझते हैं इनको किया, जब इनको किया तो वो इनमें भी जो है ऐसे ही पेरेंटल काइंड के मिले मैक्सिमम, और यहाँ पे फिर एक म्यूटेंट मिल गए नहीं। ऐसे इसने किया तो मैक्सिमम तो इसी काइंड के थे, म्यूटेंट थे। मैं इसके साथ से म्यूटेंट बोल रहा हूँ, तो यहाँ से जो ये बने म्यूटेंट, ये तो म्यूटेंट थे, और जो ये मैक्सिमम इतने थे। स्टिल फ्यू का मतलब इनमें भी अलग हो गया अगली जनरेशन में, स्टिल फ्यू डिफरेंट, ग्रेटली डिफरेंट, ग्रेटली डिफरेंट मतलब फिर अलग, फिर अलग नए म्यूटेंट आ गए, फिर एक नए म्यूटेंट आ गए। इसका मतलब उसने कहा हर एक जनरेशन पे, हर एक जनरेशन में ओइलोथीरा लेमार्कियाना में एक नई वैरायटी मिल रही है जिसको नाम दिया म्यूटेंट। तो उसने कहा एक सिंगल जनरेशन में इवोल्यूशन हो रहा है, नई वैरायटी आ रही है। तो उसने कहा देखो एक जनरेशन में बहुत ही सडन आया है ये, ठीक है, एकदम देसी अपीयर हो रहा है, सडन है, जर्की प्रोसेस। इसे मतलब इवोल्यूशन कैसा है इसके मुताबिक, जर्की प्रोसेस, और कैसा है, सडन प्रोसेस, एंड अकर्स इन दी वन और फ्यू जनरेशन। यहां तो एक ही जनरेशन हो रहा है। तो ऐसा जो जनरेशन एक जनरेशन में हो रही है, जो म्यूटेशन के कारण इवोल्यूशन हो रहा है, उसे कहते हैं साल्टेशन। ऐसा इवोल्यूशन which is occurring in the single generation through the large mutation is known as saltation या called as saltation by Hugo de Vries। उसने अपनी थ्योरी दी थी म्यूटेशन को, ठीक है। ये है, ये तो मैंने बताया। उसने कहा भाई ऐसा म्यूटेशन
ऐसा है, ये है। अच्छा, अब म्यूटेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ, म्यूटेशन की क्या है। म्यूटेशन जो होती हैं 3 प्रकार की हो सकती है। मोस्ट ऑफ म्यूटेशन कैसी होती हैं? हार्मफुल। फ्यू म्यूटेशन कैसी होती हैं? यूजफुल। और कुछ म्यूटेशन कैसी हैं? नल एंड वाइड। नल एंड वाइड का मतलब है साइलेंट म्यूटेशन। नहीं, साइलेंट म्यूटेशन को कहिए आप, उनको नल एंड वाइड को कहिए यूजलेस। जो साइलेंट तो रिसेसिव भी हो सकती है, जो हार्मफुल हो रिसेसिव भी। एक होती है मैक्सिमम कैसी होती है? हार्मफुल। ज्यादातर म्यूटेशन कैसी होती है? रिसेसिव। यानी एक क्रोमोसोम में किसी जीन में चेंज आ जाए तो एक्सप्रेस नहीं होगा। पर कुछ म्यूटेशन कैसी होती है? डोमिनेंट। तो म्यूटेशन रिसेसिव भी हो सकती है, डोमिनेंट भी हो सकती है। वो एक्सप्रेस कर भी सकती है, नहीं कर सकती है। जो म्यूटेशन एक्सप्रेस करेगी, एक्सप्रेस का मतलब जिसका फिनोटाइप अपीयर होगा, यानी किसी जीनोटाइप में चेंज आया, ये देखिए जीनोटाइप में चेंज आने को जो म्यूटेशन कहते हैं, और वो चेंज के बाद जीनोटाइप में जो चेंज आया वो किसके थ्रू चेंज आया? म्यूटेशन के थ्रू। और उस समय जो फिनोटाइप की क्या हो गई? एक्सप्रेशन। फिनोटाइप इज एक्सप्रेशन। उसको नेचर सिलेक्ट करता है। यानी जिस म्यूटेशन का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ही नहीं होगा तो नेचर सिलेक्ट किसको करेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल सिलेक्शन, जो म्यूटेशन है, इट इज सब्जेक्ट टू नेचुरल सिलेक्शन। यानी ये म्यूटेशन ऐसा नहीं होता कि नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्ट ही सिलेक्ट करेगा इसको। म्यूटेशन इज सब्जेक्ट टू नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है? उसको नेचुरल सिलेक्शन करेगा, सब्जेक्ट है। अब देखा जाना सिलेक्ट होना है नहीं होना, क्योंकि अब ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन होता है कि नेचर किसको सिलेक्ट करेगा? क्या वो यूजफुल को करेगा, या वो यूजलेस को करेगा, या वो यूजफुल को करेगा? तो ऐसी कोई इसमें वो कंडीशन नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है। यानी जो म्यूटेशन है वो कैसी है? डायरेक्शनलेस। आपके यहां इसमें लिखा हुआ ना कि म्यूटेशन कैसी होती है? डायरेक्शनलेस। जबकि वेरिएशन कैसी थी? डायरेक्शनल उसकी। इसका मतलब समझाऊंगा आज आपको, आप खुद देखना आपको कितना क्लियर था किसी बच्चे को। डायरेक्शनलेस का मतलब क्या है? एक बार तो वो नेचर में सभी चली जाएंगी, ये भी चली जाएंगी, ये भी चली जाएंगी, ये भी चली जाएंगी। होगा क्या? तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपको बताऊं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द यूजफुलनेस और हार्मफुलनेस, दे कैन बी फिक्स्ड। वो फिक्स की जा सकती है। पर होगा क्या? जो ये हार्मफुल होंगी ये विप्ड आउट हो जाएंगी। विप्ड आउट यानी खत्म हो जाएंगी। जैसे मैंने जो कहा था, मान लो कोई पक्षी उड़ के जा रहा है और किसी पेपर माउथ में जो चेंजिंग आया वो इस प्रकार का आया, पहले उसकी आंख लाल थी तो वो दूर से दिख जाती थी उसको, अब ऐसी म्यूटेशन हुई और ज्यादा लाल हो गई तो उसको पकड़ना और आसान हो गया। तो उसके लिए तो इंडिविजुअल हार्मफुल हुई ना, तो वो क्या करता है? पक्षी उसको खाना और जब भी चालू कर देंगे वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। आगे में तो ऐसी जो होती है ये विप्ड आउट हो जाती है, और जो ये यूजफुल होती है वो परपिचुएट करती रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि वो उसको कोई बेनिफिट पहुंचाती है, तो बेनिफिट के कारण वो बच जाती है। अच्छा, तीसरी आ गई नल एंड वाइड, यूजलेस, ये भी परपिचुएट करती रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि जो म्यूटेशन होता है ये डायरेक्शनलेस होता है। कोई भी म्यूटेशन फिक्स हो सकती है
इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूजफुलनेस और हार्मफुलनेस। म्यूटेशन कोई भी हो सकती है। ये बात एक और है कि जो हार्मफुल म्यूटेशन होंगी बाद में वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, डिसरप्टिव हो जाएंगे, उनको नेचर जो है विप आउट कर देगा और जो सिलेक्ट करेगा उनको। पर ये नहीं है कि तुम सोचो हमेशा यूजफुल रहेंगे, क्यों म्यूटेशन तो जनरली वैसे भी कैसी होती हैं, ज्यादातर कैसी होती हैं, हार्मफुल होती है, कुछ यूजफुल होती है। बट द म्यूटेशन आर द रॉ मटेरियल कॉन्ट्रीब्यूशन। आप तो ये कहते थे वेरिएशन आर द रॉ मटेरियल, एक ही बात है, क्योंकि जो वेरिएशन का मेन कार्य जो होता है वो कौन होता है, म्यूटेशन। ऐसे में ये पीएमटी का क्वेश्चन बनता है कि जो वेरिएशन का मेन कार्य कौन होता है, बिना सोचे समझे लिख के दे देना, म्यूटेशन मेन जो होता है, ठीक है ना, यही जो इसकी सक्सेस थी। तो ठीक है भाई। अच्छा, इसने ये कहा था, तो म्यूटेशन तो ऐसी भी होती है, म्यूटेशन लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, वो मैंने आपको बताया था। पर म्यूटेशन जनरली कैसी है आपको भी इसने किया था, हार्मफुल और यूजफुल, ये भी सब बताया है। म्यूटेशन क्रोमोसोम हो सकती है, म्यूटेशन जो है जीन म्यूटेशन हो सकती है, आप लिख सकते हो, ये आगे जाके पढ़ोगे। अब जो फेवर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, फेवर में क्या है मैं आपको बताऊं, शुड एंड मैकडोगल एंड गेट्स, तीन साइंटिस्ट ने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और ये सेम कंक्लूजन पहुंचे एज बाय द रूजो डीवीज। उन्होंने देखा प्लांट में, एनिमल्स में कि हाँ म्यूटेशन से नई जनरेशन बन रही है, उन्होंने सपोर्ट किया है इसको। दूसरा पॉइंट कि म्यूटेशन यूनिवर्सल अकरेंस है, यूनिवर्सल अकरेंस नेचर में हर जगह होती है, तो ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट, म्यूटेशन का रोल होता है इवोल्यूशन में, म्यूटेशन का क्या होता है, रोल इन द इवोल्यूशन, ये बात भी ठीक है। तीसरा आप बताऊं, एक वैरायटी होती है शीप की, शॉर्ट एंकर वैरायटी, ये फार्मर के लिए बेनिफिट क्यों थी, उनकी जो छोटी छोटी जो छोटे छोटे पैर थे तो उसके कारण ये क्या करती, शॉर्ट लेग होने के कारण ये फेंसिस को क्रॉस नहीं कर सकती थी, तो उनके जो फील्ड थी, क्रॉप थी, वो बची रहती थी डैमेज से। तो ये शॉर्ट लेग वैरायटी ऑफ शीप नोन एज एंकर वैरायटी वाज डेवलप्ड इन वन सिंगल जनरेशन। ये नॉर्मल शीप से बनने वाली शीप है, शॉर्ट लेग वैरायटी। एंकर वैरायटी ऑफ शीप, इससे फायदा क्या था कि वो फेंसिस को क्रॉस नहीं कर सकती थी, तो क्रॉप बची रहती थी। दूसरा, हॉर्नलेस कैटल, हॉर्नलेस कैटल, ये हॉर्न्ड कैटल से बने हैं, इनको हेयरफोर्ड कैटल भी कहते हैं, हेयरफोर्ड कैटल। ऐसी भी गाय होती है जिनकी सींग नहीं होती, आपने देखा है, विदेशी गाय देखिए उनकी सींग नहीं होती। अच्छा, दूसरे आप देखिए घोड़ों के होते सी नहीं होते ना, हेयरलेस डॉग, हेयरलेस कैट, ये भी पैदा हो गई हैं एक सिंगल जनरेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल जनरेशन में नई क्या रही है, नया जनरेशन बन रहा है। अगली बात समझ, तो ये सब किसको कर रही है, फेवर कर रही है इसको। अगेंस्ट, अगेंस्ट में पहले तो यही है भाई कि म्यूटेशन जिस रेट पे ये बता रहा है उस रेट पे नहीं होती। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन रेट इज स्लो, नॉट एज फास्ट एज म्यूटेशन 1/10⁵ होती है, 1 लाख में एक इंडिविजुअल में। म्यूटेशन का रेट स्लो है, ऐसा नहीं है जैसा इसने इनिशिएट कर रखा है जो डीवीज ने कि भाई म्यूटेशन होती रही। म्यूटेशन कोई कॉमन अकरेंस नहीं है, म्यूटेशन की रेट जो है स्लो है। दूसरा, म्यूटेशन अलोन कैन नॉट ओरिजिनेट द स्पीसीज, अलोन म्यूटेशन नहीं बना सकती स्पीसीज, और भी फैक्टर चाहिए। इवोल्यूशन होने के लिए
अकेली म्यूटेशन इवोल्यूशन नहीं करा सकती या नया स्पेसिएशन नहीं बना सकती। अगर एंड रिजल्ट इवोल्यूशन का स्पेसिएशन है तो अकेला इवोल्यूशन से नहीं बन जाएगा, ये नहीं अलग स्पीशीज नहीं बन जाएगा, यानी और भी फैक्टर चाहिए। जैसे मैं बताऊंगा आपको, म्यूटेशन तो जो है एक रॉ मटेरियल है, क्या है, रॉ मटेरियल, और इस पर और फोर्सेस काम करती है। जैसे वो फोर्सेस कौन कौन सी नाम सुनिए आप, जो फोर्सेस अदर फोर्सेस विच ऑपरेट्स ओवर म्यूटेशन, वो कौन कौन सी हैं, नाम सुनिए। मेजर फोर्स तो है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के अलावा इस पर काम करने वाली फोर्स है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसे सीवेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पर। सीवेल राइट इफेक्ट, आइसोलेशन, जो और फोर्सेज काम करते ही हैं इस पे, यानी म्यूटेशन। अगर एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में, इंटरब्रीडिंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, उसमें वेरिएशंस पैदा होती है, किसके कारण, म्यूटेशन के कारण, ठीक है। उन म्यूटेशन पे इवोल्यूशनरी फोर्सेस काम करती हैं। यहां देखिए वो इवोल्यूशनरी फोर्सेस कौन कौन सी काम करती हैं, नेचुरल सिलेक्शन काम करती है, उसमें आइसोलेशन भी रिक्वायर्ड है, उस पर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी काम करता है, उसमें जो है जीन फ्लो की भी होता है उस पर। तो ये सब जब फोर्सेस काम करती है तो उसके बाद में इवोल्यूशन होता है। तो आप ये सोचेंगे अलोन ये जो है इवोल्यूशन काज कर देगा म्यूटेशन, तो ऐसा नहीं है। तो ये इसका कैसे क्या है, ठीक बात है, चल रही है। अब सुनिए आप, एक तो ये होता है, दूसरा इसमें जो खुद वैरायटी नहीं थी, आपको मैंने पहले बताया था, वो कैसी थी, वो खुद ही अनस्टेबल थी, उसमें खुद ही वेरिएशन हो जाते थे, वो कोई प्योर वैरायटी नहीं थी। ओयोथीला लेमार्कियाना की हाइब्रिड वैरायटी थी। तो एक जनरेशन में क्रोमोसोम अनस्टेबिलिटी से बार बार नए म्यूटेंट बन रहे थे, न्यू काइंड, ये था। दूसरा आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि जो मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन वो एक बार में जनरेट नहीं होगी, तुम इसके मुताबिक सडन ये नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें यहाँ तो म्यूटेशन कैसी है, सडन, और इवोल्यूशन कैसा होगा, सडन, ग्रेजुअल नहीं है। जो वहां पे मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन वाला पॉइंट, और एक और पॉइंट से तो है ना, वो एकदम जैसे नहीं आया होगा। और एक क्या, पोजीशन ऑफ द नेक्ट्रीज इन द फ्लावर एंड लेंथ ऑफ द प्रोबेसिस ऑफ द इंसेक्ट व्हिच पॉलिनेट देम कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली या सडनली अपीयर। वही पॉइंट जो फेवर कर रहे थे डार्विन को, वो लास्ट वाले जो दो पॉइंट थे, आप अपनी कॉपी खोलिए, अगली बार पुरानी जो वीडियो में हमने आपको बताया था, उस वीडियो में देखिए उन पॉइंट्स को, मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन को। वो क्या हुआ था, ग्रेजुअली बहुत टाइम के बाद आया था ना, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन कैसा है, ग्रेजुअल है, स्लो है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन के बाद होता है। जब म्यूटेशन थोड़ी कैसी है, रैपिड है, जर्की है, फटाफट है, सिंगल स्टेप में है या फ्यू जनरेशन में है। तो आपने देख लिया क्या ये मिमिक्री या प्रोटेक्टिव कलरेशन एकदम से सडनली हो सकता है, तो कोई एकदम से कोई पक्षी आया एकदम से अपना कलर बदल ले सराउंडिंग और दिखे नहीं किसी को, ऐसा नहीं हो सकता ना। लाइकवाइज जो इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं, फ्लावर को जाकर के करते हैं, तो उनकी जो प्रोबोसिस की लेंथ होती है और जो नेक्ट्री की पोजीशन हुई फ्लावर में, उनकी बाकायदा कोरिलेशन होती है, वो वहीं तक पहुंचती है और वहां से वो जो नेक्ट उठा लेते हैं। क्या ये एक दिन में अचीव पॉसिबल हो जाएगा एक जनरेशन में? कि साहब ठीक है वो गया और उसने देखा कि भाई कहाँ तक पहुंचा प्रोबोसिस, नहीं पहुंचा, 70 डेसीमीटर तक पहुंच गया वो, या वो ऊपर को आ गया एकदम, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये स्लोली ही प्रोसेस से होता है। तो ये सब अगेंस्ट जाएंगे इस थोड़ी के। अगली बात सुनना, ये है
तो ये है, तो इसके फेवर में भी है, अगेंस्ट भी है। हाँ, पर इसकी सबसे बड़ी सक्सेस क्या होगी, इसने ये जरूर बता दिया कि म्यूटेशन इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन, जिसको कौन नहीं बता पाया था, डार्विन, है ना, ये बात। और इसने जिस पे स्ट्रेस दिया था वो स्टार्वेशन पे दिया था। इन सभी के रूप में ये बन जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको, आज जो नेचुरल सिलेक्शन है वो 3 प्रकार का माना जाता है। आज नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। आज नेचुरल सिलेक्शन कितने प्रकार का माना गया है? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, ये है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यानी जो इंडिविजुअल उस माहौल में फिट होंगे वो ज्यादा अपने स्पीशीज पीछे छोड़ के जाएंगे। और पीछे स्पीशीज कौन ज्यादा छोड़ के जाएंगे? जो उस माहौल में ज्यादा एडजस्टेड होंगे। वो एडजस्टेड कौन होंगे? जो हेल्दी होंगे, या उनके अंदर कोई ऐसी जीनोटाइप होगी जो उनको वहां पे एडजस्ट करने में हेल्प कर रही होगी, है ना। तो यानी उनके जीनोटाइप में, वो चेंज कहाँ आया हुआ उनके जीनोटाइप में, तो चेंज कहाँ आता है? जीनोटाइप में। तो ऐसी कई सारी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होंगे उनके जीनोटाइप में चेंज आएगा। तो कई सारियों का चेंज को क्या कह देते हैं आप? ये ओवरऑल चेंज क्या होगा? जीन पूल में चेंज। देखिए जीनोटाइप तो होता है एक इंडिविजुअल का जीनोम एक होता है, और जीन पूल पूरे पॉपुलेशन का होता है। यानी इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज लिविंग इन ए जियोग्राफिकल एरिया कंस्टिट्यूट ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज एंड लिविंग इन ए जियोग्राफिकल एरिया कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का होता है जीन पूल, यानी सबरे जितनी ये जो इंडिविजुअल है इन सभी के जितने कलेक्टिवली जीन्स हैं उसको कहते हैं जीन पूल। और एक इंडिविजुअल का क्या होता है? जीनोम। तो ये जो चेंजिंग आएगा हर एक जैसे इंडिविजुअल्स में, कई इंडिविजुअल में आ गया, फिर दूसरे में आ गया, तीसरे में आ गया, कई में आ गया, तो ये बहुत सारे इंडिविजुअल में आने के बाद ये आगे को जाएगा। जब आगे को जाएगा तो एक नया इंडिविजुअल बनेगा। तो इवॉल्व कौन हो रही है? पॉपुलेशन। इवॉल्व कौन हो रही है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में यानी जीन पूल में चेंज होता है। और वो जीन पूल में चेंज किसके थ्रू करता है? थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्योंकि जो एंड रिजल्ट होता है अडैप्टेशन का वो फिटनेस ही तो है, या रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। किसी इंडिविजुअल के लिए जो फिट होगा वो हिट होगा। हिट का मतलब ज्यादा इंडिविजुअल छोड़ के जाएगा। फिर उसके जो इंडिविजुअल बनेंगे वो ज्यादा छोड़ेंगे, वो फिर और ज्यादा छोड़ेंगे। तो धीरे धीरे वहां का अडैप्टिव फीचर बन जाएगा। वो ज्यादा फिट होगा और उसे थोड़ा सा अलग हटके होगा, यानी उसमें हल्की सी जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी जो उसको वहां पर अडैप्टिव सिग्निफिकेंस पहुंचा रही होगी। तो उस हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन 3 प्रकार का बताया गया यहाँ पर तुम्हारे एनसीईआरटी। वो क्या है मैं भी दिखाता हूँ आपको। एक है स्टेबलाइजिंग या नॉर्मलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा है डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव नेचुरल सिलेक्शन। तीसरा है डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग नॉर्मलाइजिंग कौन सा होता है मैं बताऊं। स्टेबलाइजिंग नॉर्मलाइजिंग इसके बारे में सुनिए। इसमें क्या होता है कि इसमें ये किस्म का नेगेटिव सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन है। नेगेटिव सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन क्यों है मैं बताता हूं। इसमें एक्सट्रीम को एलिमिनेट किया जाता है। एक्सट्रीम्स आर एलिमिनेटेड। एक्सट्रीम
का मतलब होता है लेस फिट, दो प्रकार के होते हैं, लेस फिट एंड मोर फिट, बहुत हिट या बिल्कुल खराब। एक्सट्रीम का मतलब कि लेस फिट और मोर फिट। सिर्फ सिलेक्ट किस किया जाता है, एवरेज को या मीन वैल्यू को सिलेक्ट किसी किया जाता है, सिलेक्ट किसी किया जाता है एवरेज और मीन वैल्यू। यानी ये बेल शेप जो डायग्राम होगा, इस बेल शेप डायग्राम में इस मीन को लिया जाएगा और ये जो एक्सट्रीम है ये दोनों ही साइड का बेल शेप डायग्राम पे ये एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। अगर हमें ग्राफ बनाए तो ये जो एक्सट्रीम है ये कर दिए जाएंगे और सिर्फ जो मीन के जो पेंडुलम के स्लाइटली वेरिएबल इसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो यही ग्राफ जो है बाद में इनको सेलेक्ट इनको रिजेक्ट कर देंगे तो ये नैरोवर एंड बड़ा होता चला जाएगा और ऊपर को होता चला जाएगा, है ना। ये नैरोवर, ये बीच वाले और बड़े हो जाएंगे, इसको नेचर सिलेक्ट करेगा, यानी एक्सट्रीम को छोड़ देगा। मान लीजिए इसका बताऊंगा एग्जांपल, एक्सट्रीम में जो है लेस फिट भी हो सकता है, मोर फिट भी। तो यानी जो नया जो काइंड आया उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा बल्कि स्टेटस को बरकरार रख रहा है, बीच वाले को सिलेक्ट कर रहा है। ऐसी कंडीशन कब पैदा होती है, जब इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत कम हो, यानी मोर और लेस इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम रहे। आपको इन्वायरमेंट तो कभी भी सेम नहीं रहता। ऐसा तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट में चेंज जो है माइनर चेंज जो बहुत बड़ा चेंज ना हो। ये स्टेटस, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट कहती है, कांग्रेस की जो वो थी जो पार्टी क्या कहती थी, जो चीजें वैसा ही रहने दो, कोई नया चेंज मतलब वो ये है, यानी नया चेंज स्वीकार नहीं है, जैसा चला रहा है उसको रहने दो यार, एवरेज को सिलेक्ट कर लो। कोड में कह रहे हैं जो एवरेज वाला कह रहे हैं इनको एवरेज नंबर देके भेज दो यार, यानी लेस स्पेशलाइज्ड या मोर स्पेशलाइज्ड इनको क्या करना है, विप आउट, बाहर फेंक देना, एलिमिनेट करना है। इसका मतलब क्या है, नई चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, एवरेज को रखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, होमोजाइगोसिटी, अटेनमेंट किसकी हो रही है, होमोजाइगोसिटी की। तो इसमें होमोजाइगस सिलेक्ट की जा रहा है, वो भी कौन से, एवरेज लिखा है ना यहाँ पे। सिलेक्शन ऑफ दी सिलेक्शन, सिलेक्ट किसको करता है, एवरेज को या मीन वैल्यू को। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि नई चीज को आई थी उसको लिया ही नहीं, इसमें नेगेटिव सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन कब काम करता है, जब इन्वायरमेंट मोर और लेस कांस्टेंट हो या उसमें माइनर चेंज हो, तो नेगेटिव सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन। एक एग्जांपल बहुत बताऊं, बहुत टिपिकल एग्जांपल, जो हॉस्पिटल में बर्थ होते हैं, हॉस्पिटल बर्थ, तो ये देखा गया जिन बच्चों का वजन एवरेज 7.3 पाउंड है और जिनका 5 पाउंड से कम है या 10 पाउंड से ऊपर है, ओवर, उनमें डेथ रेट ज्यादा है हॉस्पिटल में। 7.3 का मतलब है कि यहाँ पर अगर वो 6 तक आ गया, यहाँ से जो है 8 तक घूम गया, तो एवरेज तो 7.3 पाउंड है। तो इसके सराउंडिंग पे, माइनर पे तो वो बच्चा जीवित रहेगा, यानी इसमें डेथ एवरेज में नहीं है 7.3 के आसपास हॉस्पिटल में। और जो एक्सट्रीम में, एक तो होगी एक्सट्रीम लेस वेट जो 5 किलो, यानी लेस वेट, ये ओवरवेट पाउंड, ये जो ज्यादा मोटे ताजी वाला हो रहे हैं, उनको पहले तो बर्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी, माँ के साथ दिक्कत आ जाएगी या ये जाएगी, तो ये, तो इसमें ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ऐसा ही बताऊं आपको, जो एक रोड आइलैंड है अमेरिका में, ऐसे ही है रोड आइलैंड, वहां पर क्या देखा गया, जो हॉक थे ना स्पैरो, जिनके बहुत बड़े बड़े वो थे, वहां एक स्टॉर्म आया था इसका, तो क्या हुआ, जिनके बहुत बड़े बड़े पंख थे वो भी एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे। क्यों मर गए थे, क्योंकि उनकी एनर्जी सभी गायब हो गई थी। जो छोटे छोटे पंख वाले थे वो भी गायब हो गए थे, और जो बीच वाले थे मीडियम साइज के वो सिलेक्ट हो गए थे, वो मैक्सिमम थे। तो वो था एवरेज सिलेक्शन। आई बात समझ में? नहीं आई? अभी भी बात समझ में नहीं आई? तो इसलिए नेचुरल सिलेक्शन ऐसे काम करता है, ऐसा सिलेक्शन उसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग, जहां पे ये इट लीड टू दी होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगस ना, होमोजाइगस, जैसे होमोजाइगस क्या होता है, जैसे ए या ए इसको लीड कर रहा है होमोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगोसिटी होती है जैसे ए ये, तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन। नेगेटिव सॉर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने देखा उसको मिल गया। दूसरा है उसके बाद में नेक्स्ट डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में क्या होता है,
जब इन्वायरमेंट बदलता है, इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, तो जब इन्वायरमेंट चेंजिंग कर रहा है तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि इसमें एक ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसमें एक्सट्रीम सिलेक्ट किए जाते हैं। कौन सिलेक्ट किए जाते हैं? एक्सट्रीम। इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन एक्सट्रीम आर सिलेक्टेड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। यानी एक्सट्रीम तो दो प्रकार के होते हैं ना किसी भी ग्राफ में, एक जो है लेस फिट, एक मोर फिट। तो जो उन्हें मोर फिट बनाएंगे उस डायरेक्शन में वो ऑपरेट करेगा, और इसमें मीन क्या हो जाएगा? मीन को छोड़ दिया जाएगा, मीन या एवरेज को क्या कर दिया जाएगा? विप आउट। और दूसरे जो डायरेक्शन के थे एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम भी एलिमिनेट होंगे। तो धीरे धीरे ये जो ग्राफ है, ग्राफ जो संख्या किसकी बढ़ती जाएगी? एक्सट्रीम, बट दैट इज ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। अभी बताता हूं इसका मैं एग्जांपल आपको। इसके कई एग्जांपल बहुत अच्छे जो तुम्हारे सिलेबस में भी है। एक है इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, पेपर माउथ का एग्जांपल है। एक है लेडर वर्क रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। एक है डीडीटी बीएचसी पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी, सिलेक्शन ऑफ डीडीटी रेजिस्टेंट वैरायटी, उसमें इवोल्यूशन। अरे कहने का मतलब ये हुआ बेटा, इसमें क्या होता है? इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म जो पेपर माउथ का एग्जांपल है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। और ये कौन से नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है? डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव का। ऐसे ही डीडीटी रेजिस्टेंट वैरायटी या बीएससी रेजिस्टेंट वैरायटी या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी जितनी भी है, माइक्रोबियल या मॉस्किटो, वो जो सिलेक्ट की रही वो भी किसका एग्जांपल है? डायरेक्शनल का। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कभी भी डीडीटी नहीं थी तो उस माहौल में सबसे ज्यादा जो कॉलोनी थी कौन सी थी? जब डीडीटी नहीं था माहौल में तो वहां पर जो वैरायटी होगी मॉस्किटो या इंसेक्ट, वो कौन सी होगी? डीडीटी से फ्री वाले की। अच्छा, और जैसे ही आपने डीडीटी डाल दी तो जो डीडीटी से जो रजिस्टेंट या 1% या 2% वैरायटी पहले से माहौल मौजूद थी, अब वो ऐसे माहौल में ग्रो करेगी, क्योंकि वो तो सब फिनिश हो ही जाएंगे। जब वो ग्रो करेगी तो अगली जनरेशन में उनसे और ज्यादा संख्या जाएगी, अगली जनरेशन और एक टाइम आएगा कि सबकी वैरायटी वही आ जाएगी मैक्सिमम। तो आगे ना गया, क्योंकि डीडीटी डालने का मतलब है इन्वायरमेंट में चेंज, और इन्वायरमेंट में चेंज का मतलब है, और डीडीटी रेजिस्टेंट वैरायटी को सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जलन कर रहा है। तो ये हो गया। ऐसे ही मैं आपको इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म में पेपर माउथ का बताऊंगा आपको, जो बिस्टर बैक्टीरिया, पर अभी नहीं बता रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, पहले इनको फिनिश कर लूं, तो वो मैं आपको आराम से बताऊंगा। ये दोनों एक्सपेरिमेंट, ये पेपर माउथ का और लेडर वर्क जो रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। वहीं आप सीखोगे कि नई वैरायटी जरूर बनती है पर ओल्ड वैरायटी कंप्लीटली हिप्ड आउट नहीं होती। तो वैसे ही आप नेचर में देख लीजिए कि कभी कोई शिकारी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने सभी हमेशा शिकार किया हो, और कभी भी कोई भी शिकार ऐसा प्रूडेंट नहीं है, स्मार्ट नहीं है कि हमेशा बच जाए। तो ऐसा कभी नहीं होता कि जो है टाइगर जो है हिरण को हमेशा ही पकड़ लेगा, और ये भी हमेशा नहीं हो सकता कि हिरण हमेशा बच ही जाएगा। समझ में है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। पर मैंने आपको इस समय समझाने के उद्देश्य से आपको बता दिया कि भैया ये समझो, जब डीडीटी नहीं है उस माहौल में, तो उस समय जो संख्या है मॉस्किटो की या वैरायटी की, वो डीडीटी फ्री वाले माहौल में कौन सी है? जो डीडीटी से रेजिस्टेंट नहीं है। और जैसे ही आपने डीडीटी डाली तो यानी आपने माहौल बदल दिया। जब आपने माहौल बदल दिया तो जो डीडीटी डालने से जो और जितने थे इंडियन लोग तो मारे जाएंगे, यानी एवरेज वाले सब मारे जाएंगे, बचेंगे फ्यू, बहुत कम बचेंगे। जैसे ये बच गए थोड़े से 5%,
जब ये बच गए, अब ये ही अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे उस माहौल में, और इनकी संख्या जो 5% है, 10%, 20%, 50%, 100% लास्ट बन जाएगी। तो ये नेचुरल सेलेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, इसे नाम पड़ा डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव। अब लास्ट, इसमें भी सिलेक्शन किसका होता है? होमोजाइगोसिटी का। पर इसमें न्यू काइंड सिलेक्ट किया जा रहा है, न्यू काइंड। आई बात समझ में? ये कब ऑपरेट करता है? जब इन्वायरमेंट में चेंज हो। वो मोर और लेस सेम इन्वायरमेंट में था, इसमें इन्वायरमेंट बदल रहा है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग हो रहा है, उसमें डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन काम कर रहा है। इसी को प्रोग्रेसिव कहते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, अब आता है थर्ड, जो अजीब किस्म का है इनमें सब में, डिसरप्टिव। ये जो लास्ट वाला है डिसरप्टिव, ये एक ऐसा है नेचुरल सिलेक्शन जिसमें अदरवाइज होमोजाइगस डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, अदरवाइज होमोजाइगस, तो शुरू में तो होमोजाइगस थी, अदरवाइज होमोजाइगस पॉपुलेशन breaks into two or more peaks, two or more populations, ये उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है, और वो जो ब्रेक डाउन हुई है वो फिर सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, जो एक्सट्रीम पीक्स, दो एक्सट्रीम पीक बनती हैं, एक्सट्रीम पीक टू, और दोनों ही क्या कर जाती है? सिलेक्ट। जैसे ये भी सिलेक्ट और ये भी सिलेक्ट, दोनों। पहले वाले में क्या था? बीच का सिलेक्ट, वो नैरोवर हो गया। दूसरे में एक पीक, कोई भी एक एक्सट्रीम, इसमें दोनों एक्सट्रीम। जैसे दिखाता हूं कैसे, ये है एक होमोजाइगस, तो इसमें एक अपनी बनी हुई है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है। अब ये पॉपुलेशन ब्रेक डाउन हो गई, कैसे? ये देखिए, ये दो में हो गए ब्रेक डाउन। तो ये एक पीक है, ये एक पीक है, ये भी सिलेक्ट कर लिए और ये भी सिलेक्ट कर लिए, दोनों कर लिए सिलेक्ट, यानी अदरवाइज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है ना, दोनों ब्रेक, ये भी सिलेक्ट कर लिए। ये एक ऐसा नेचुरल सिलेक्शन है जो कि दिस लीड टू दी वेरिएंस, और होमोजाइगस कहते हैं लीड टू दी वेरिएंस। ये एक ऐसा जो हेटेरोजाइगोसिटी को भी बढ़ाता है, वो होमोजाइगोसिटी करा रहे थे, ये किसको करा रहा है? वेरिएंस को करा रहा है। वेरिएंस पैदा करता है विद इन दी पॉपुलेशन। जैसे मैं आपको बताऊं, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल कुछ जो है, आपने नाम सुना था ना, जो उसने नाम दिया था स्टीवेंस, उसने किताब लिखी थी, ये भी जो है सिंथेटिक थ्योरी में नाम है। इसने 12 साल तक सनफ्लावर पे काम किया, कैलिफोर्निया वैली में। और इसके लोगों ने 12 इयर्स तक, और उसने बताया कि जो सनफ्लावर की दो वैरायटी है, तो बिल्कुल डार्क, आपने देखा ना एक वैरायटी कैसी होती है सनफ्लावर, येलोइश काइंड की होती है ना, येलोइश की, एक बिल्कुल डार्क टैन। डार्क टैन का होता है जैसे ब्राउनिश आकार, वो कैसे बताऊंगा तुम्हें? ब्राउनिश, जैसे ये जो कलर है, पर तुम बच्चों को तो नहीं दिखेगा, तो यहाँ बैठे हो, ये जो ब्राउनिश बिल्कुल डार्क, जिसे ब्राउन कलर कहते हैं, ऐसे बिल्कुल डार्क जो होता है, बिल्कुल डार्क रेड टाइप का, वो वैरायटी वो भी आ रही थी। और जो नॉर्मल जो सनफ्लावर होता है, वो उसने 12 साल की स्टडी पाया कि या ये वास्तव में पहले होमोजाइगस से दो में ब्रेक डाउन हुए, यानी उनकी संख्या खूब है। मालूम पड़ा ये भी 40% है और ये भी 40% है। बताओ, दोनों अलग अलग वाले, जो दो पीक बन गई, क्यों? वहां पर जो इन्वायरमेंट इस प्रकार से चेंज हुआ है, डिसरप्ट हुआ है, कि दो प्रकार की पीक को सिलेक्ट किया जा रहा है। दूसरा एक एग्जांपल और है, आपको बताऊं, सेल पैटर्न इन लिम्पैट्स। लिम्पैट्स जो मैरान मोलस्क होते हैं,
जो समुद्र में से निकाले गए उनके शहर ऐसे थे बिल्कुल व्हाइट। एक थे बिल्कुल डार्क टैन, उनको व्हाइट मत कहो यार, डार्क टैन कहो, तो ये डार्क है इसलिए डार्क टैन। डार्क टैन का ही मतलब होता है कंप्लीटली ब्लैक, ब्लैक कोई डार्क टैन। दूसरे व्हाइट, तो व्हाइट के लिए कलर तो कोई और है नहीं, तो मैं दूसरा वाला दे देता हूं। ऐसा पैटर्न था शहर का, व्हाइट, कंप्लीटली व्हाइट। वो कौन सा कंप्लीटली व्हाइट है, जैसे आपका मार्बल होता है व्हाइट। और बाकी ऐसे भी थे जिनमें कुछ जो स्पॉट्स थे कुछ थे। पर क्या देखा गया था कि जो डार्क टैन थे वो मैक्सिमम थे और व्हाइट वाले मैक्सिमम थे। जो ये शेल ऑफ दी शेल पैटर्न, शेल जो था उनका जो कलर था उनका पैटर्न में व्हाइट वाले वो थे। वो ये क्यों था मैं बताऊंगा आपको। तो जो आदमी डाई करके उनको निकाल के लेके आ रहा है उसमें क्या था, वो एक तो ऐसे जो भी जिन रॉक्स पे ग्रो कर रहे थे वो डार्क एरियाज में थी, तो उनको कैमोफ्लेज करने में मदद करते थे, तो इसलिए थे वो डार्क टैन काइंड के। जो रॉक्स होती है नीचे सी में, एक ऐसे जहां पर पानी बिल्कुल साफ होगा और रॉक जो बिल्कुल व्हाइट होगी, साफ दिखाई दे रही होगी, तो वहां पर व्हाइट वाले कैमोफ्लेज कर पाएंगे अच्छे ढंग से, व्हाइट वाले। तो उनका जो कैसा था, लिम्पैड का जो शेल का कलर था वो व्हाइट था, क्योंकि वो व्हाइट कलर उनको बेनिफिट पहुंचा रहा था, उनको सिलेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। किससे? प्रीडेटर से। और वहां पर जो खूब अंधेरा था बहुत ज्यादा, वहां पर जो डार्क वाला कर रहा था, तो ये पूरे अदरवाइज माहौल में ये भी सिलेक्ट कर दिए नेचर ने, ये भी सिलेक्ट कर दिए उस पूरे उसी में बहुत बड़े लार्ज एरिया में। तो लार्ज एरिया में जो शुरू में ये कभी एक पॉपुलेशन रही होगी, बाद में माहौल बदलने में वो ब्रेक डाउन हो गई दो में, तो ये भी हो गई ये भी हो गई। तो इसको क्या नाम दिया? डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। इसको क्या नाम दिया गया बच्चों? डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। ये तीनों सिलेक्शन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और ये बेटा सुनो, इनके डायग्राम, इनके जो वो बना होगा ना उसको ध्यान से देख लेना, जैसे कैसे बना होगा मैं वो एक बार इसको बना के दिखा देता हूँ। वो कैसा बना हुआ है डायग्राम नेचुरल सिलेक्शन आपके बाकायदा बना रखा है आधे पेज में। डिस्क्राइब के नाम पर अगले पेज में 3 लाइनों में किया हुआ है, पर डायग्राम दे रहा नीचे, जहां पर सबसे पहले उस पेज पे हार्डी पर प्रिंसिपल लिखा हुआ है और नीचे डायग्राम बना हुआ है। यहां डायग्राम पहले तो उसने डायग्राम ऐसा बना रखा है, कईयों ने दियो पर वो लेके जाना है इंस्टेड देना भाई मुझे। एक्चुअली इसको जो कंट्रोल कर रहा है मेरा बेटा कर रहा है, तो उसको मैंने एनसीईआरटी दे रखी थी, इसलिए बच्चों को कोई दिक्कत ना हो ये बताने के लिए। ये देखिए ये रहा एनसीईआरटी में, ये रहा डायग्राम, ये रहा। एक तरफ में ये क्या कर रहा है कि ये ऊपर वाले पीक को सिलेक्ट कर रहा है, तो ये तो हो गया मीडियम वाला। एक ये डायरेक्शन में चल रहा है, एक में 2 पीक बना रहा है, ठीक है ना। तो पहले वाला जो डायग्राम है वो किसके लिए है? फर्स्ट डायग्राम स्टेबलाइजिंग के लिए। दूसरा वाला किसके लिए है? पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, लिखा हुआ है ना, शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन का मतलब होता है प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। ये पीक गेट हायर एंड नैरोवर, ये किसमें है? नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन में। जो मीडियम दिया जा रहा है, एवरेज दिया जा रहा है, ये एवरेज से दूर वाले को लिया जा रहा है। ये देखिए 2 में डिवाइड हो गई है, किया जा रहा है। ओके, क्योंकि मैंने अपने बेटे को ये काम दिया हुआ वही कंट्रोल कर रहा है। आप ये मत फील करना मैं यहाँ किसी को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा मैं किसी को नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो गवर्नमेंट की रोक है कि आप पढ़ा नहीं सकते। तो अब कोई तो ऑपरेट करेगा ना इसको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को काम दिया हुआ है। अब इसने एक पीक बना रखी थी ऐसे, यूं करके यूं की, ऐसे की, ऐसे बना रखी थी। तो उसमें क्या कर रखा है? ये पेंडुलम टाइप का। इसने एक बार में पीक में क्या कर रखा है? यूं करके क्या किया है? इस वाले को, इसको उठाया यहाँ से, तो क्या कर दिया? इसी को जो है यहाँ से थोड़ा कम कर दिया है और इसको थोड़ा और ऊंचा पहुंचा दिया है। नैरोवर एंड ऊपर वाला यूं करके कर दिया है इसको, क्योंकि ये जो पहले इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा होके कम चौड़ा रह गया है। और ये जितनी ऊंचाई है, जितनी ऊंचाई है ये, इससे ऊंचाई ज्यादा हो गई है, ये ज्यादा है वो, जब तो सिलेक्ट हुआ है एवरेज। तो जितने ज्यादा यूजर ज्यादा हो जाएंगे ये नैरोवर हो जाएगा, है ना, और ऊंचा हो जाएगा। और ये जो है डिप आउट हो जाएंगे धीरे धीरे ये साइड वाले। तो ये हो गया। अगले वाले में क्या है? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है इसको सिलेक्ट कर रहा हो, तो उसने यहाँ एवरेज दिखाया है। या मैं कह दूं अगर इसको सिलेक्ट कर रहा है तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ इसको,
यूं करके यूं भी पीक बना सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे पीक दिखा दूँ मैं एक साइड की, क्योंकि देखिए क्योंकि ये सिलेक्ट कर ली, या मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ इसको मैं, ऐसे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। पर उसने ऐसा नहीं दिखाया है डायग्राम, उसमें तुम्हें बताया उसने एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बना करके यू एरो करके यहाँ तक थोड़ा आगे ले गया है, फिर उसके बाद में यू करता हुआ ले गया है उसी को, और अगले वाले में तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए डायग्राम में जो पीक जो है 2 पीक में बांट रखा है ऐसे करके, अलग ये भी सिलेक्ट ये भी सिलेक्ट। ओके बेटा, तो ये था नेचुरल सिलेक्शन। तो जो नेचुरल सिलेक्शन कौन सा सिलेक्शन, जो नेचर के द्वारा सिलेक्ट होता है नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कौन सा होता है? जो मैन मेड है, मैन अपने आप में कोई एक गुड कैरेक्टरिस्टिक को फील करके उनको क्रॉस कराए और एक नई वैरायटी पैदा करे। तो नेचर में तो इतना टाइम है, मिलियंस ऑफ ईयर है, इतना टाइम है, तो नई नई स्पीशीज बनाई देंगे, तो वास्तव में नेचुरल सिलेक्शन तो हुआ है। पर जो नेचुरल सिलेक्शन ने जिस पर काम किया है, ड्राइविंग फोर्स तो कई होती है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कई एक नई स्पीशीज बनने के लिए आइसोलेशन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई भी नया कैरेक्टर पैदा हो 2 इंडिविजुअल्स के बीच में और आपस में उनमें मेटिंग हो गई, तो नया कैरेक्टर तो गायब हो जाएगा। तो जो नया कैरेक्टर पैदा हुआ है, ऐसे इंडिविजुअल में खुद उनमें ब्रीडिंग होनी चाहिए नए कैरेक्टर वाले में, इसलिए उन इंडिविजुअल के बीच में क्या होना चाहिए? आइसोलेशन। इसलिए क्या होता है, कोई नया कैरेक्टरिस्टिक पैदा होगी इन द अदरवाइज होमोजाइगस इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में, तो जो कोई भी नया कैरेक्टरिस्टिक आएगी जो आगे नेचर को सिलेक्ट करनी है, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको नेचर रिप्रोडक्टिव डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन से स्प्रेड कर देगा आगे को। जब वो स्प्रेड करेगा तो उसमें मेन रोल नेचुरल सिलेक्शन का है। इसमें ऐसा मत फील करना कि सिर्फ अलोन नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन काज कराता है। इवोल्यूशन करने के लिए नेचुरल सिलेक्शन के अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट भी रोल प्ले करता है। पर जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो रोल है, जिसे हम सीवेल राइट इफेक्ट कहते हैं, वो सीवेल राइट ने कहा था, उसका रोल माइनर होता है। और ये जो माइनर होता है, कैसा होता है? रोल माइनर होता है सीवेल राइट। वो होता क्या है वो हम आपको बताएंगे। सीवेल राइट इफेक्ट, ड्रिफ्ट, ये सब बताएंगे आपको। साथ में ये बताएंगे सीवेल राइट के कितने एग्जाम्पल हैं। सीवेल राइट के 2 एग्जाम्पल होते हैं, एक फाउंडर इफेक्ट और दूसरा होता है जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट। बताएंगे आपको बोटलनेक और ये पुरानी एनसीईआरटी में बोटलनेक और फाउंडर इफेक्ट में क्या अंतर होगा वो बताएंगे। ये एग्जाम्पल है दोनों किसके? जेनेटिक ड्रिफ्ट के। जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कहीं से कोई छोटा सा पॉपुलेशन छोड़ के भाग जाए। देखो एक बार सोचो, कहीं से कोई पूरी जनसंख्या में कुछ 5-7 या कुछ कम कहीं भाग जाए, उस एरिया को ऑक्यूपाई कर ले और अपना स्पीशीज में वो होगा फाउंडर इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट का कोई आ करके दाब ले, कोई कहीं से आए दाब ले और मारना चालू करे धड़ाधड़, उसमें से कुछ बच जाए। बोटलनेक का मतलब होता है पकड़ ले और वहां मारा पिटाई करे वहां, और उसमें से कुछ बच जाए तो वो तो बोटलनेक इफेक्ट। जैसे बोतल को पकड़ लो गले से नैरो होता है, वो बोटलनेक, और उसमें से कुछ बच के कहीं बाहर जाए तो वो कर देंगे फाउंडर इफेक्ट। क्योंकि जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम बचेगी। यहाँ भी जब खत्म हो जाएगी तो यहाँ कम बचेगी। वो एक नया स्पीशीज बना है, वो बोटलनेक इफेक्ट। एक यहाँ से छोड़ के कहीं बाहर जाए, कहीं नई जगह पे जाए, उसको पहले उसी स्पीशीज ने ऑक्यूपाई नहीं किया, किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया, वहां जाकर के अपना जो घर बार बनाए, तो वो वहां के फाउंडर हो गए, उनकी जनरेशन हो गई। तो वो ये जो बाई चांस इवेंट 2 प्रकार का समझा देंगे आपको, अभी भी नहीं समझ में आया हो तो। बोटलनेक में गर्दन पकड़ ली, कोई आ गया वहां मार एक्सेस हंटिंग की, मालूम पड़ा कि वहां जो है पहले हजारों लाइन्स थे, मालूम पड़ा जैसे आपने देखी टाइगर है वो बहुत कम बचते हैं, कहीं जो है 10-5 बच गए। हो सकता है वो पेरेंटल जीनोटाइप को न रिप्रेजेंट कर रहे हों वहां पर एक्सेस हंटिंग के बाद। जैसे बहुत सी हैं सील है, वो मार के गिर दी लोगों ने किसी एरिया में, 2-4 बच्ची वो पेरेंटल जीनोटाइप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, उनमें दुनिया भर के जेनेटिक डिफेक्ट पाए गए। वो किसके कारण थे? बोटलनेक इफेक्ट के कारण, या जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट के कारण मार के गर्दन पकड़ ली। मारने का मतलब ही गर्दन पकड़ना होता है किसी की। या बोतल देखिए उसमें कितनी नैरो होती है, नीचे देखो पूरी भर रही होती है, उसने भरे में से सिर्फ 2-4 ही बच पाए, जो हो पाए वही वहाँ के ओरिजिनल वैरायटी हो जाए।
एक ये है कि उन्होंने देखा हमें मार पीट रहा है तो उसमें से कुछ भाग लिए, बचा के कहीं दूसरी जगह पहुंच गए, जहाँ बच गए वहाँ पर हो सकता है उनके पेरेंटल जीनोटाइप को रिपेयर न कर रहे हो, वो वहाँ जाके वो एस्टेब्लिश करता है, तो वो क्या हो गया, वहाँ के फाउंडर बनेंगे, वो हो जाएगा फाउंडर इफेक्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो बाई चांस इवेंट होता है, जिस पे क्या है स्मॉल जनसंख्या पे ऑपरेट करता है, उसके दो एग्जाम्पल होते हैं, कौन कौन से, फाउंडर इफेक्ट एंड जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट। ये जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट पुरानी एनसीईआरटी में है, नई में नहीं है, पहले क्वेश्चन आया। हाँ, नई एनसीईआरटी में फाउंडर इफेक्ट है। ये मैंने हल्का सा एक जो रचना बताई आपको, इसलिए बताइए अगले दिन के लिए आप तैयार कर दे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं इन बातों को फिर से बताऊंगा, आप निश्चित रहिए। ओके।